का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है, ये स्थिति कब उत्पन्न हुई थी? ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जब 1971 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के बाद जो भी रिज़ल्ट आया, ठीक है, उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उससे जनता को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट कांग्रेस पार्टी उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से आपातकाल की सिचुएशन क्रिएट हुई और उस आपातकाल की सिचुएशन का कांग्रेस ने गलत फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उस टाइम पे हमारी खतरे में पड़ गई थी। अब देखिए, 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 1967 तक आप अप टू 5th चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कदावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली गई। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। ठीक है, कांग्रेस ने अदालत पर क्या आरोप लगाया था कि जो अदालत है वह एक यथास्थितिवादी संस्था है तथा जो गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में यह रोड़ा अटका रही है। मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी, गवर्नमेंट जो थी, ठीक है, और जो हमारी जो मतलब आप ये कह सकते हैं जो संसद है और जो लोकतंत्र के अंदर जो हमारी अदालतें हैं उनके बीच में अनबन शुरू हो गई थी। कांग्रेस में विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच काफ़ी मतभेद गहरे हो गए थे। देखिए, उसके बाद आर्थिक संदर्भ देखते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, ये स्लोगन मैं आपको 5th चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि जब कांग्रेस इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उन्होंने यह नारा दिया था, गरीबी हटाओ। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, की सीमा करके भारत में आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा था। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया था। इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ी। 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। ठीक है, जो प्राइस बढ़े पहले 23%, उसके बाद 1974 में कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट था उसकी जो दर थी वो बहुत ज़्यादा कम थी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को सीज कर लिया, रोक लिया अपने पास। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972-73 के वर्ष में मानसून भी असफल रही। इससे कृषि की पैदावार में भी भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% से भी कम हो गया और आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। 1960 के दशक में ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे। ये स्वर इस अवधि में और ज़्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाली मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। जो संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे, जिन्हें हम मार्क्सवादी समूह कहते हैं, उनकी जो सक्रियता थी वह भी बढ़ गई। इन समूहों ने
मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, जिसे अब माओवादी के नाम से जाना जाता है, अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए, ऐसे समूह पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। क्लियर टू यू? देखिए, उस समय पे जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है, क्योंकि उस समय पे सूखा भी पड़ गया, ठीक है, अकाल पड़ गया, और जो प्राइस थी वो भी बढ़ गए। ऊपर से अमेरिका ने हमें सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि हमने पाकिस्तान के उस समय पे युद्ध लड़ा था, और जो पाकिस्तान है, जो यूएसए है और जो चाइना है, वो एक ही धुरी में मित्र राष्ट्र बन गए थे। तो देखिए, अब गुजरात और बिहार के आंदोलन के बारे में देखते हैं। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर डाला, तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। गुजरात और बिहार दोनों में ही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। यहाँ पे छात्रों का आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से राजनीति पर गहरे असर पड़े, और राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति थी उस पर भी दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत व उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई, और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य के विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव करने की मांग की। कांग्रेस ए के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी देसाई अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए, और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई, ठीक है। जो इंदिरा गांधी के मुख्य रूप से कंपटीटर थे, ठीक है, मुख्य विरोधी जिन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी में से ही प्रधानमंत्री का जो कंपटीशन हुआ था उसमें इंदिरा गांधी को चूज़ किया गया था, इसलिए वो उनके मुख्य विरोधी थे। और यहाँ पर जो गुजरात राज्य की बात करें तो वहाँ पर दंगे होने की सिचुएशन हो गई थी, और ये मोरारजी देसाई ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के लिए कह दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा और दोबारा से चुनाव करवाने पड़े, और कांग्रेस उसमें बुरी तरीके से पराजित हुई। 1974 मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्नों के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छोड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा था। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, ठीक है, और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन जो है वह अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। कंडीशन क्या थी उनकी कि इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, और यह जो आंदोलन है वह देशव्यापी होना चाहिए, वह बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया, और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। देखिए, जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो ये चाहते थे कि सरकार इस्तीफा दे दे, जो यहाँ की सरकार है उसे हटा दिया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज ठप हो गई। और 1975 में जेपी ने जनता के संसद मोर्चे का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ कांग्रेस
ओ, जो कांग्रेस के 2 पार्ट हुए थे, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, ठीक है। जो कांग्रेस आर थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी वाली पार्टी थी। तो जयप्रकाश नारायण को अब कांग्रेस ओ ने सपोर्ट किया, भारतीय लोकदल ने किया, सोशलिस्ट पार्टी ने, गैर कांग्रेस दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर थी। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए हैं। इंदिरा गांधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। अब देखिए न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका से किस तरीके से संघर्ष हुआ था। 12th क्लास चैप्टर रीड कर रहे हैं हम, द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ठीक है। जो भी क्राइसिस आए, जिस टाइम पे हमारी लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी थी, ठीक है, उस टाइम पे क्या क्या उनको क्राइसिस फेस करने पड़े, वो सारा इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। बैकग्राउंड टू द एमरजेंसी जो आई वो किस सिचुएशन में आई थी, उन तथ्यों से संबंधित हम स्टडी करते हैं। वी ऑलरेडी स्टडी द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1961। ये सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं कि 1961 के बाद हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी राजनीति है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आए थे। इंदिरा गांधी हैड एमर्ज एज ए टावरिंग लीडर विद ट्रिमेंडियस पॉपुलैरिटी। ये कहते हैं इंदिरा गांधी जो हैं उस टाइम पे एक प्रमुख नेता के रूप में हमारे सामने उभर कर आई थी, मतलब एक चरम बिंदु पर वो उस टाइम पे थी। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द पार्टी कंपटिशन बिकम बिटर एंड पोलराइज्ड। This period also witnessed the tension in the relationship between the government and the judiciary। ये एक ऐसा समय था जिस टाइम पे काफ़ी विवाद हो गए थे जुडिशरी और जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी सरकार है, उनके बीच में। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का मानना ऐसा था कि गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हुआ है। The Congress party took the position that this stand of the court was against the principle of democracy and the parliamentary supremacy। ये कहता है कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने उस टाइम पे यह बोला कि जो कोर्ट है, ठीक है, वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के जो सिद्धांत है वह उनके अगेंस्ट हैं। इन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, और जो पार्लियामेंट, जो संसद सबसे ऊपर है, उसकी अगेंस्ट है। द कांग्रेस ऑल्सो अलेज्ड, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया दैट द कोर्ट वाज ए कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन। कोर्ट क्या है? कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है। एंड इट वाज बिकमिंग एन ऑब्स्टेकल, और ये है बाधा बना हुआ है इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रोप्रेयर वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, पुअर्स के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में जो कोर्ट है, न्यायालय है, वह बाधा बना हुआ है। द पार्टी अपोज टू द कांग्रेस फेल्ट दैट पॉलिटिक्स वॉज बिकमिंग टू पर्सनलाइज्ड। ये कहता है कि जो अदर पार्टीज़ थी, जो अपोजिशन में थी, वो ये फील कर रही थी कि कांग्रेस जो है, ठीक है, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो गई है, व्यक्तिगत हो गई है। एंड द गवर्नमेंटल अथॉरिटी वॉज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अथॉरिटी। और ये कहता है जो सरकारी अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो किस में कन्वर्ट हो गई है? पर्सनल अथॉरिटी के अंदर। द स्प्लिट इन द कांग्रेस हैड शार्पन द डिवीज़न बिटवीन इंदिरा गांधी एंड हर ओपोनेंट्स। ठीक है, इकोनॉमिक कंटेंट्स के बारे में देखते हैं। जो हमारी आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में देखते हैं। 1971 के आसपास जो भी था, इन द इलेक्शन ऑफ 1971, यदि 1971 के इलेक्शन की बात करूं तो कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। कांग्रेस ने जो नारा दिया था उस टाइम पे वो था गरीबी हटाओ। However, the social and the economic condition in the country did not improve much after 1971 और 1972। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी 1971 और 2 के बीच में। द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट ए हैवी स्ट्रेन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। हमारी आर्थिक व्यवस्था, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था थी, उस पर काफ़ी गहरा दबाव डल गया था बांग्लादेश के क्राइसिस की वजह से। अबाउट 80 मिलियन, लगभग 80 लाख जो व्यक्ति थी, क्रॉस्ड ओवर द ईस्ट पाकिस्तान को क्रॉस करके और कहाँ, इंडिया में शिफ्ट हो गए थे। दिस वॉज फॉलोड बाय द वार विद पाकिस्तान, और इसके बाद हमें पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा था।
आफ्टर द वार द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप ऑल एड टू इंडिया, और इसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने हमें सभी हेल्प देने से मना कर दिया था। इन द इंटरनेशनल मार्केट, यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करूं, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड, ऑयल के प्राइसेस जो थे वो इस टाइम पे बढ़ गए थे। दिस लीड टू एन ऑल राउंड इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, और जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें थी उनके भी प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी। प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 23% इन 1973, जो प्राइसेस थे, जो मूल्य थे वो 23% ज़्यादा बढ़ गए थे। 74 में 30% ज़्यादा बढ़ गए। सच ए हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड मच हार्डशिप टू द पीपल, इसकी वजह से जो ये इतनी महंगाई हो गई थी, इसकी वजह से जो लोगों की ज़िंदगी थी वो काफ़ी मुश्किल हो गई थी, कठिन हो गई थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज लो, औद्योगिक यदि ग्रोथ की बात करूँ तो वो लो थी। एंड अनडेवलपमेंट वॉज वेरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोज़गारी थी वो भी ज़्यादा बढ़ गई थी। पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पर। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फोर्स द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉय, सरकार ने अपने खर्चों को कम करने के लिए जो सरकारी एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी को फ्रोज कर लिया था, ठीक है, अपने पास रख लिया था, सैलरी पे नहीं किया था। दिस कॉज्ड फर्दर डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनमें असंतोष फैल गया था। मानसून फेल्ड इन 1972-1973, और इसी समय पे 1972-73 में मानसून भी फेल हो गई थी, सूखा पड़ गया था, ड्रॉट की सिचुएशन आ गई थी। दिस रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से जो हमारा कृषि से संबंधित उत्पादन था उसमें कमी आ गई थी। फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%, यदि फूड ग्रेन की बात करूं तो वो कितना डिक्लाइन, कितना कम हो गया था, 8% तक कम हो गया था। देयर वॉज ए जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक, ये कहता है जो ये एटमॉस्फेयर था चारों तरफ का, ये जो इतनी सारी सिचुएशन थी, बांग्लादेश से जो रिफ्यूज़ी हमारी कंट्री में आ गए थे, जो प्रेशर हमारी कंट्री पर पड़ रहा था, ठीक है, और जो यूएस ने हमें हेल्प देना बंद कर दिया था, ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे, बेसिक कमोडिटीज़ जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए जो अपने एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी को फ्रोज कर लिया था। तो ये सारा इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया था जो असंतोष से भरा हुआ था, और हमारी जो आर्थिक सिचुएशन थी वो खराब हो गई थी। तो उसके बाद देखिए, इन सच ए कंटेक्स्ट नॉन कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी थी वॉज एबल टू ऑर्गेनाइज ए पॉपुलर प्रोटेस्ट इफेक्टली, इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ क्या किया, प्रोटेस्ट किया। इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट अनरेस्टेस दैट had persisted from the late 1960 become more pronounced in this period. This was also an increase in the activities. इस टाइम पे जो एक्टिविटीज़ जो मार्क्सिस्ट ग्रुप थे उनकी भी बढ़ी, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ट्रस्ट नहीं करते थे, विश्वास नहीं रखते थे। These groups had taken to arms, इन जो ग्रुप्स थे इन्होंने हथियार उठा लिए, ठीक है। उसके अलावा ये कहता है इंसर्जेंट टेक्निक फॉर द ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिस्ट ऑर्डर एंड एस्टेब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, और इन्होंने मतलब राज्य विरोध जो तकनीक थी, ठीक है, राज्य विरोधी जो तकनीक थी उनको अपनाया, और ये यहाँ से जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी जो सरकार जो डेमोक्रेसी यहाँ पर थी ये उसको यहाँ से हटाना चाहते थे। और इन्हीं को मार्क्सिस्ट लेनिनवादी भी कहा जाता है, माओइस्ट भी बोला जाता है, नक्सलिस्ट भी बोला जाता है, नक्सलवादी भी इन्हें बोलते हैं। दे वर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन वेस्ट बंगाल, ये ज़्यादातर कहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे, वेस्ट बंगाल में। वेयर द स्टेट गवर्नमेंट टुक स्ट्रिंजेंट मेजर टू सप्रेस दैम, जहाँ पर मतलब जो राज्य सरकार थी उन्होंने काफ़ी कठोर कदम उठाए थे इनको दबाने के लिए। गुजरात और बिहार मूवमेंट की बात करते हैं, दो स्टेट ऐसे जहां पर कांग्रेस पार्टी थी, गुजरात में भी और बिहार में भी, दोनों ही जगह पर आंदोलन हो गया था। तो उन मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन गुजरात इन बिहार, बोथ which were Congress ruled state had far reaching impact on the politics of the two state and national politics। ये कहता है स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन गुजरात इन बिहार, बोथ ऑफ विच वर कांग्रेस रूल्ड स्टेट, ठीक है, गुजरात और बिहार में, ठीक है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और दोनों के दोनों ऐसे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे। हैड फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द टू स्टेट एंड
नेशनल पॉलिटिक्स, और जो इसका प्रभाव था वह राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा था। इन जनवरी 1974, जनवरी 1974 की बात करूं, स्टूडेंट्स इन द गुजरात स्टार्टेड एन एगिटेशन अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस। इन्होंने मतलब एक आंदोलन की शुरुआत कर दी, किस चीज़ के अगेंस्ट, जो प्राइस बढ़ गए थे फूड ग्रेन्स की, कुकिंग ऑयल के एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़, और जो उनकी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं थी उनके, एंड अगेंस्ट करप्शन इन हाई प्लेसेस, और जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था हाई प्लेसेस में, उनके अगेंस्ट भी ये खड़े थे। द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वो ज्वाइन बाय द मेजर अपोजिशन पार्टी, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था उसे ज्वाइन किया जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने। बिकम वाइड स्प्रेड लीडिंग टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ये क्या चाहते थे, ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया था जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। द प्रेसिडेंट रूल यही वहाँ पर लगाना चाहते थे। द अपोजिशन पार्टी डिमांडेड फ्रेश इलेक्शन टू द स्टेट। ये कहता है जो अपोजिशन पार्टी थी वो ये क्या चाहती थी कि विधानसभा की जो इलेक्शन है वो दोबारा से हो। मोरारजी देसाई ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस, ओके प्रोमिनेंट लीडर जो मोरारजी देसाई थे, हु वॉज द मेन रिवल ऑफ द इंदिरा गांधी, जो कंपटीटर थे, किसके विरोधी थे, इंदिरा गांधी के। व्हेन ही वॉज इन कांग्रेस, जब वह कांग्रेस में थे, अनाउंस दैट ही वुड गो ऑन इंडेफिनिट फास्ट इट फ्रेश इलेक्शन वर नॉट हेल्ड इन द स्टेट। यदि यहाँ पर दोबारा से चुनाव नहीं कराए गए तो मोरारजी देसाई ने यह अनाउंस कर दिया था कि वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम द स्टूडेंट एंड सपोर्टेड बाय अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन गुजरात इन 1975। ठीक है, ये कहता है कि जो प्रेशर स्टूडेंट्स का था और जो अपोजिशन पार्टी उनके साथ मिली हुई थी, इस वजह से सरकार को गुजरात के अंदर दोबारा से इलेक्शंस करवाने पड़े। द कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन, और कांग्रेस इस इलेक्शंस के अंदर हार गई। अब देखिए, इन मार्च 1974 स्टूडेंट्स कम टुगेदर इन द बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस, फूड स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। ये कहता है 1974 में जो बिहार के स्टूडेंट्स थे वो इकट्ठे हुए किस चीज़ के अगेंस्ट, जो प्राइस बढ़ गए थे, फूड स्कार्सिटी, जो भोजन की कमी हो गई थी, और बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। आफ्टर ए पॉइंट दे इन्वाइटेड जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कुछ समय के बाद, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया, हु हैड गिवन अप एक्टिव पॉलिटिक्स, जो अब पॉलिटिक्स रूप से सक्रिय नहीं थे, राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे, वॉज इन्वॉल्व इन सोशल वर्क, जो सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व हो चुके थे, टू लीड द स्टूडेंट मूवमेंट, ताकि वो स्टूडेंट के मूवमेंट्स को लीड कर सके। ही एक्सेप्टेड इट ऑन द कंडीशन, उन्होंने जो उनका बुलावा था उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। दैट द मूवमेंट विल रिमेन नॉन वायलेंट, ये जो मूवमेंट है ये अहिंसात्मक होना चाहिए, एंड विल नॉट लिमिट इट सेल्फ टू बिहार, और यह बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। द स्टूडेंट्स मूवमेंट अज्यूम ए पॉलिटिकल करेक्टर, और जो अब स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों का आंदोलन था, छात्र आंदोलन था, उसने एक राजनीतिक रूप ले लिया था। एंड हैड नेशनल अपील, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ नाउ एंटर्ड मूवमेंट, और उन्होंने पूरे देश के जो व्यक्ति थे उनसे अपील की कि वो सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जयप्रकाश नारायण डिमांडेड द डिसमल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार, गेव ए कॉल फॉर द टोटल रिवॉल्यूशन इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश व्हाट ही कंसीडर टू बी ट्रू डेमोक्रेसी। ये कहता है कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो ये चाहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको बिहार से डिसमिल कर दिया जाए। ठीक है, और किस लिए डिसमिल कर दिया जाए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि यहाँ पर एक ऐसी क्रांति होनी चाहिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हो, ताकि लोकतंत्र की अच्छे से स्थापना हो। ए सीरीज ऑफ बंद Garrows and strike were organized in protest against the Bihar government, and the government however refused to resign। देखिए, बहुत सारे बंद लगाई गई, ठीक है, हड़तालें की गई, लेकिन उसके बाद भी जो गवर्नमेंट थी उसने रिज़ाइन देने से मना कर दिया। द मूवमेंट वॉज बिगनिंग टू इन्फ्लुएंस द नेशनल पॉलिटिक्स, और जो अब मूवमेंट था, जो आंदोलन था बिहार में, अब उसने अंतर्राष्ट्रीय रूप से राजनीति को प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया था। जयप्रकाश नारायण वांटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जयप्रकाश जो नारायण थे वो पूरे भारत के अंदर जो इस मूवमेंट को फैलाना चाहते थे। अलोंग साइड द एगिटेशन लेड बाय द जयप्रकाश नारायण, द एम्प्लॉय ऑफ रेलवे गेव ए कॉल फॉर ए नेशन स्ट्राइक। इस तरीके से उसके बाद जब जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट में अपना साथ दिया तो उसके साथ ही जो रेलवे के एम्प्लॉय थे उन्होंने हड़ताल कर ली। ठीक है,
स्ट्राइक की। दिस थ्रेटन टू पैरालाइज द कंट्री, इससे यह लग रहा था कि जो कंट्री है वो पैरालाइज हो जाएगी। इन 1975 जेपी लेड पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट, इस तरीके से उन्होंने जेपी जो थे उन्होंने 1975 में संसद तक मार्च किया। दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोलिटिकल रैली एवर हेल्ड इन द कैपिटल, और इससे बड़ी जो रैली थी वो कभी भी मतलब जो हमारी कैपिटल है वहाँ पर नहीं हुई थी। ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाय द नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी, अब उसे जो जेपी थे जिन्होंने बिहार के मूवमेंट को सपोर्ट किया था, अब उसे सपोर्ट करने के लिए अपोजिशन पार्टीज़ खड़ी हो गई थी। अपोजिशन पार्टी जैसे कि हम बात करें कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ एंड द भारतीय लोक दल, द सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर, दिस पार्टी वर प्रोजेक्टिंग जेपी एज एन अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी। ये जो मतलब पार्टीज़ थी इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मतलब हमारे ये जेपी जो हैं वो इंदिरा गांधी के विकल्प हैं। हाउएवर there were many criticism about these ideas and about the politics of the mass aggression that becomes employing both the Gujarat and the Bihar aggression were seen and anti-Congress। ये जो भी षड्यंत्र रची जा रही थी वो दोनों के दोनों एंटी कांग्रेस नज़र आ रहे थे बिहार और गुजरात के, रादर देन अपोजिंग द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर रहे थे। दे वर सीन एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है, ये ऐसा फील करा रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट हैं वो अगेंस्ट हैं किस चीज़ के, इंदिरा गांधी के। सी बिलीव दैट द मूवमेंट वॉज मोटिवेटेड बाय द पर्सनल अपोजिशन टू हर,